क्लास 9th के बच्चों का स्वागत है। अभी ये जो आप लोग का चैप्टर चल रहा था अबाउट द डेमोक्रेसी, उसमें जो हमारा अगला पॉइंट है वो एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। जो महत्वपूर्ण जो फीचर्स हैं हमारे लोकतंत्र के, उसके बारे में ये देखें आप। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ना, यानी कि हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं उसमें फ्री एंड फेयर तरीके से चुनकर उम्मीदवार आते हैं, है ना, वोटिंग के माध्यम से। और इसी में हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, जैसे कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही जो है आता है तो वो कानून और जो पॉलिसीज़ हैं वो सरकार की नीतियां जो होती है उसको तय करता है और उसी के आधार पर अपने देश को चला रहा होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर द फाइनल डिसीजन ऑफ मेकिंग पावर एंड मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन ऐसा कह सकते हैं ना कि उन लोगों को, मतलब उस तरह के जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, तो उनको भी तो चुन करके हम ही लोग भेजते हैं, है ना। 8 क्लास के बच्चों को मैंने बहुत कुछ बता रखा है इसके बारे में। अब आप लोग 9th में आए हैं तो आप इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। जैसे इसमें दिया गया है कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। यहाँ दिया गया है, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान व्हेन जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कॉप। जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अगुवाई की थी सेना विद्रोह की और अपने ही देश की सत्ताधारी सरकार को उसके मतलब सिंहासन से उखाड़ फेंका था और अपने आप को ही पूरे देश का प्रमुख घोषित कर लिया था। ही चेंज द, देख सकते हैं यहाँ से, ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट एंड इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ प्रेसिडेंट फॉर 5 ईयर। उसके बाद कुछ वहाँ की मतलब ज़रूरी कार्य थे, उसको ऑफिशियल वर्क थे, उसको करने के बाद 2002 में उसने अपने आप को पाकिस्तान का राष्ट्रपति अगले 5 वर्षों के लिए नियुक्त कर लिया। दिस रेफरेंडम वाज चार्ज विद द फ्रॉड एंड मैल प्रैक्टिसेस बाय द पाकिस्तान मीडिया एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बहुत तरह की चीज़ें हैं, धोखाधड़ी, फिर हर तरह के हथकंडे अपनाना सत्ता को हासिल करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई थी। लेकिन अंततः वहाँ पर शासन जो है मिलिट्री कॉप करते हुए जो है इन्हीं का रहा। ठीक है, तो जो पाकिस्तान का संविधान जो है वो 2002 में संशोधित हुआ और इससे ज़्यादातर जो पावर है, मतलब कि जैसे सबसे बड़ा पावर तो मिल गया कि जो जैसे ही बने थे परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने अपने हाथ में पावर संशोधन करते हुए संविधान में करते हुए लिया था कि राष्ट्रपति किसी भी वक्त नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता है, मतलब अब उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था। तो ये लागू हो गया। अब फुल्ली और वन एंड ओनली पावर में परवेज़ मुशर्रफ थे। A national security council supervised the work of the civilian cabinet. The council was dominated by military officers. और जो लोगों के लिए खासकर कानून जो भी होते थे या कोई वर्क होते थे, अब उन सभी चीज़ों पर सेनाओं का अपना अधिकार हो गया, मिलिट्री ऑफिसर्स ही उसको चला रहे थे। अब यहाँ देखें आप लास्ट लाइन, आफ्टर दिस ऑर्डर वाज पास्ड इलेक्शंस वेर हेल्ड इन पाकिस्तान एंड इलेक्टेड मेंबर्स टू द स्टेट एंड नेशनल असेंबलीज वेर गिवन some powers, but the final power rested with the military officers and General Musharraf, so the elected people cannot influence the policy of the country. जैसे ही ऑर्डर पास हो गए, जो मैंने बताया 2002 में पास हुआ, अमेंडमेंट हुआ, फिर से पाकिस्तान में चुनाव हो गए। ठीक है, और जो मेंबर्स चुन करके आए, जिनको लोगों ने जिताया, वो या तो स्टेट असेंबली में गए या तो नेशनल असेंबली में गए, उनको कुछ पावर्स दिए गए। लेकिन जो फाइनल पावर होता है, जो सबसे बड़ा पावर होता है, उसको मिलिट्री ने अपने पास रखा, मिलिट्री ऑफिसर्स ने अपने पास रखा और जनरल मुशर्रफ ने अपने पास रखा। इसलिए वो एक नए एमपी और एमएलए होकर भी अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए, है ना। और सरकारी नीतियों को, जो वहाँ की सेना की नीतियाँ थी, परवेज़ मुशर्रफ की नीतियाँ थी, उसको वो चेंज नहीं कर पाए। तो ये देखिए रिप्रेजेंटेटिव चुन करके आना क्यों ज़रूरी होता है और
देश का लोकतांत्रिक होना क्यों ज़रूरी होता है, आप इसको अच्छी तरह समझते हैं। और देखिए उसके बाद तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोग लगातार पढ़ते आए हैं। एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसी से तो डिसाइड होगा ना कि हमारे बीच कौन सा एक ईमानदार नेता आएगा, है ना। अब अगर सब जो हैं फ्रॉड करेंगे, अपने ताकत का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वही व्यक्ति आएगा जिसको कोई नहीं चाहता है कि वो रहे, है ना। यहाँ लिखा भी गया, वोटर्स मस्ट बी ऑनेस्टली काउंटेड, कि जो वोटर्स होते हैं उसको ईमानदारी पूर्वक गिनना चाहिए। दे शुड वोट फ्रीली विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेशर। उनको उन्मुक्त रूप से वोटिंग में जाने का अधिकार होना चाहिए और किसी प्रकार का प्रेशर उन पर नहीं होना चाहिए। इलेक्शन शुड बी हेल्ड रेगुलरली एंड बी स्ट्रिक्टली इम्पार्शियल। और इलेक्शन जो है वो मतलब जो समय सीमा तय होती है उस पर होते रहना चाहिए, और उसमें जो है काफ़ी नियमों के साथ, काफ़ी कड़े नियमों के साथ उसका पालन करवाना चाहिए। अब देखिए ये यूनिवर्सल सफरेज, ये आप लोग पढ़े हैं यूएफ, जिसमें बोलते हैं ना कि ऑल अडल्ट हैव द राइट टू वोट इन इलेक्शन, मतलब कि इसके तहत ही किसी वयस्क को चुनाव में वोट देने का अधिकार मिलता है ना। लेकिन अगर हम बात सऊदी अरेबिया की करें तो वहाँ महिलाओं को अधिकार नहीं है वोट देने का। फिजी की बात करें तो वहाँ पर हर वोट सेम नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। द न्यूली इंडिपेंडेंट एस्टोनिया की बात करें तो वहाँ पर सिटीजनशिप लॉ जो बनाया गया है वो सभी लोगों को एक जैसा अधिकार नहीं देता। खासकर वहाँ जो रशियन माइनॉरिटी रहती है, रशिया कुछ लोग रहते हैं वो अल्पसंख्यक में होते हैं, उनको तो कुछ अधिकार मिलता ही नहीं। इतना ज़्यादा वहाँ कठोर कानून बना रखा है कि उनको वोटिंग राइट्स मिलता ही नहीं। ठीक है। अब देखिए राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, अगर इसकी बात करें आप देख सकते हैं, ऑल एडल्ट्स हु फुलफिल सर्टेन कंडीशन शुड बी एबल टू कंटेस्ट इलेक्शंस, है ना। जो इलेक्शन होना होता है ईसीआई के द्वारा घोषित होता है, तो उसमें जितने भी मतलब कहा जाता है कि सब जो डॉक्यूमेंट वर्क, पेपर वर्क है, ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उसमें सबसे पहले सारे कंडीशंस फुलफ़िल करने होते हैं। अगर हम एज अ वोटर अगर हम लोग अपने आप बताएं तो जो 18 वर्ष का होता है उसको कुछ पेपर वर्क करना पड़ता है, आफ्टर दैट वो एबल हो जाता है कि वोट दे सके, है ना। सिटीजन शुड हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन विदाउट एनी फियर। लोगों को अधिकार हो कि वो अपना विचार रख सके बिना किसी डर के, है ना। दे शुड हैव द राइट टू क्रिटिसाइज, ऑर्गेनाइज एंड कैंपेन ऑन पब्लिक इशू। वो सरकार की नीतियों को समझ सकें, अगर वो अच्छी है तो उसके अच्छाई के बारे में बता सकें, अगर उनको ठीक नहीं लग रहा है तो वो उनके बारे में बता सकें, उनको इम्प्लीमेंट करने के उसको कैसे सुधारा जा सकता है ना। ये सभी चीज़ें बता सकते हैं, और अगर तब भी सरकार नहीं मान रही हो तो उनके खिलाफ़ वो बोल भी सकते हैं। ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री का ये एक बहुत बड़ा हथियार है। ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर दिया गया है कि डेमोक्रेसी अलाउज पीपल टू फॉलो देयर ऑन बिलीव्स एंड फेथ। पीपल कैन ओपनली एंड फ्रीली फॉलो एनी रिलीजन एंड स्पीक देयर ऑन लैंग्वेज। कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। लोकतंत्र यही तो कहता है कि अपने देश में कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, और आप कहीं भी रह करके पढ़ सकते हैं, चाहे आपकी आबादी मिनॉरिटीज़ में हो या फिर मेजॉरिटी में हो। किसी को मेजॉरिटी को, ये नहीं कि मेजॉरिटी को पूरा अधिकार दे दिया गया, नहीं। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार सब उसके लिए एक जैसे हैं। ठीक है। हमारी सरकार कभी भी हमारे आज़ादी पर रोक टोक नहीं लगाती। जो हो सकता है, मतलब उसमें जो नियम होते हैं वो हम लोग को मिलते ही हैं, उस नियम के अंतर्गत हम लोग चलते ही हैं। लोगों को कहीं भी अपने देश में कहीं भी घर बनाने का और पढ़ने का अधिकार है, यहाँ दिया भी गया है। रेसिडेंस कहीं भी रह सकते हैं, है ना, कहीं भी रह सकते हैं, और शिक्षा भी कहीं भी ले सकते हैं अपने देश में। अब देखिए यहाँ पर ये तो आपका पॉइंट ख़त्म हो गया। अब यहाँ देखिए लास्ट इसका जो है वो आपको दिखाना चाहेंगे रूल ऑफ लॉ। ये जो मतलब है ना, खास करके वो जो सरकार के नियमों का काफ़ी मतलब जो ऐसे होते हैं ना, कुछ ऐसे लोग, मतलब ऐसे नियम बनाए गए जिसके तहत कि जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर कोई जो है गवर्नमेंट के नियमों का या फिर राज्य में ही कोई भी जो है उसका मजाक नहीं उड़ा सकता, उसका उसका गलत जो उसके बारे में अवधारणा नहीं रख सकता। ये सब जो है कानून बनाए गए हैं। मिलिट्री एंड पुलिस आर कंट्रोल बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। हमारे यहाँ चाहे मिलिट्री हो या पुलिस हो,
हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव हैं उसको कंट्रोल करते हैं। द जुडिशरी इन इंडिपेंडेंट इज इंडिपेंडेंट, हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है। इट प्रोटेक्ट्स द राइट टू द इंडिविजुअल्स, हर एक व्यक्ति के अधिकारों की को सुरक्षा प्रदान करती है हमारी जुडिशरी। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं ये एक नेसेसरी फीचर्स है ना, जो डेमोक्रेसी से एस्पायर है। अब इसी में अगर बोला गया है कि ये हमारे मतलब गवर्नमेंट का आधार भी है, ये सब चीज़ जो है इसी पर तो ये हमारा जो गवर्नमेंट है काम करता है। डेमोक्रेसी डिमांड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम ऑल अथॉरिटीज़, सभी से सहयोग, सभी से जितनी संस्थाएं हैं सबसे को साथ लेकर चलना। और इसमें बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। देखिए इसको ज़्यादा एक्सटेंड करना भी ठीक नहीं होगा क्योंकि आप लोग इसको पढ़ें और ज़्यादा इसमें पढ़ना भी, हम पहले बहुत पढ़ा है इसके बारे में। अब हम लोग जो है आप लोग इसके बाद एक काम करेंगे कि आप लोग को ये पढ़ना पड़ेगा, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ये भी हम लोग पढ़े हैं 8th क्लास में, हमने आप लोग को पढ़ाया है। मैं आपको पढ़ाऊँगा ये द केस ऑफ जिम्बाब्वे, ठीक है। आप इंटरेस्टेड हो तो पहले इसका एक वीडियो देख सकते हैं आप यूट्यूब पे, अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ रॉबर्ट मुगाबे, इन्होंने क्या किया था जिससे काफ़ी ज़्यादा जिम्बाब्वे में प्रॉब्लम हो गए थे। तो आप ज़रूर एक बार ज़रूर इसको देखें, और मैं तो इसको कल पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए आप लोग अपना स्टडीज़ धीरे धीरे ही लेकिन प्रतिदिन करते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।